नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल हॉरर स्टोरी में। और ये कहानी भूत बंगला का दूसरा एपिसोड है। तो अगर आपने इसके पहले एपिसोड को नहीं देखा तो उसे ज़रूर देखें। और ये कहानी आप सुन रहे हैं सभाजीत मौर्य के साथ, यानी मेरे साथ। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। विक्रम को होश में लाने के बाद सभी ने उसे आराम करने दिया, लेकिन साक्षी, रोहित और अनुजा को अब एक और बड़ी चिंता सता रही थी। क्या मजार की आत्मा पूरी तरह से मुक्त हो गई थी या सिर्फ विक्रम को छोड़कर कहीं और अपना कब्जा कर रही थी। बाहर अब रात का अंधेरा और भी गहन हो चुका था। बारिश रुक चुकी थी, लेकिन हवाओं का शोर अब भी खिड़कियों के पास सुनाई दे रहा था। बंगले के अंदर एक भयानक सन्नाटा छाया हुआ था। हर कोने में कुछ न कुछ अजीब हो रहा था। खिड़कियां खुद ब खुद हिलने लगी, दीवारों पर अजीब आकृतियां बनने लगी। साक्षी को लगा कि सिर्फ एक आत्मा ही नहीं, बल्कि इस बंगले में और भी कई अदृश्य शक्तियां मौजूद थी। उसने रोहित से कहा, यहाँ कुछ और भी है, हमें बंगले के पीछे के इतिहास को जानना होगा। शायद यही कारण है कि आत्माएं इस जगह से जुड़ी हुई हैं। अनुजा, जो अब तक चुपचाप बैठी थी, अचानक से बोली, मैंने इस बंगले के बारे में कुछ पुरानी किताबों में पढ़ा था। यह बंगला पहले एक राजा का हुआ करता था और उसने यहाँ एक गुप्त स्थान बनवाया था, जहाँ कई निर्दोष लोगों की बलि दी जाती थी। शायद उन आत्माओं ने कभी मुक्ति नहीं पाई। यह सुनकर सभी के रोंगटे खड़े हो गए। साक्षी ने तुरंत निर्णय लिया और कहा, इस गुप्त स्थान का पता लगाना होगा और यही उसके सारे सवालों का जवाब हो सकता है। साक्षी, रोहित, विक्रम और अनुजा ने बंगले के पुराने हिस्सों में जाने की सोची, लेकिन अंधेरे में सिर्फ उनकी टॉर्च की रोशनी थी। विक्रम अब भी बेहोश था, लेकिन उसकी स्थिति को देखते हुए उन्हें जल्दी करनी थी। बंगले के सबसे पुराने हिस्से में पहुंचते ही उन्हें एक पुरानी जर्जर सीढ़ी दिखी, जो ज़मीन के नीचे जा रही थी। यह शायद वही गुप्त स्थान है जहां अनुजा ने कहा। सभी ने एक दूसरे की ओर देखा और सिर्फ उस सीढ़ी से नीचे उतरने के लिए सबने फैसला किया। नीचे उतरते ही उन्होंने देखा कि वहां एक बड़ा सा कमरा था और उनके चारों ओर दीवारों पर अजीबोगरीब प्रतीक और चित्र बने हुए थे। यह एक बलिदान स्थल जैसा लग रहा था। कमरे के बीच में एक पत्थर की बेदी थी और उसके ऊपर कई पुराने औजार और खून के धब्बे थे। साक्षी ने महसूस किया कि इस जगह पर बहुत बुरा हुआ है। अचानक रोहित ने देखा कि बेदी के पास एक अजीब सी परछाई खड़ी है। वह परछाई धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। सभी के रोंगटे खड़े हो गए। वह परछाई अब पूरी तरह से एक भयानक रूप में आ चुकी थी। वह वही आत्मा थी जिसने विक्रम पर कब्जा किया था, लेकिन अब वह और भी भयानक लग रही थी। साक्षी और उसके दोस्तों ने भागने की सोची, लेकिन कमरा अचानक बंद हो गया। अब वे गुप्त स्थान में फंस चुके थे। आत्मा ने रोहित पर हमला कर दिया और उसे दीवार के पास धकेल दिया। विक्रम ने अपनी सारी ताकत जुटाकर आत्मा को रोकने की कोशिश की, लेकिन वह भी बुरी तरह से घायल हो गया। अनुजा ने तुरंत अपने पास रखी धार्मिक पुस्तक से मंत्र पढ़ना शुरू किया। मंत्रों के प्रभाव से आत्मा थोड़ी कमज़ोर पड़ी, लेकिन यह आत्मा इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। वह हवा में चक्कर काटने लगी और कमरे के चारों ओर चीज़ें उड़ने लगी। साक्षी ने देखा कि बेदी के नीचे कुछ लिखा हुआ है। उसने ध्यान से पढ़ने की कोशिश की, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। लेकिन जब उसने ध्यान से देखा और पढ़ा तो वह एक पुरानी भाषा में था। अनुजा ने उसे समझा और बताया कि यह एक प्राचीन मंत्र था जो आत्माओं को शांत करने के लिए था। उन्होंने तुरंत उस मंत्र को पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे मंत्र पूरा होता गया, आत्मा का प्रभाव कम होता गया, लेकिन उन्हें यह समझ में आ गया था कि इस बंगले में सिर्फ एक नहीं, बल्कि कई आत्माएं कैद थी जो अब धीरे धीरे जाग रही थी।
बेदी पर मंत्र पूरा होने के बाद कुछ पल के लिए सब कुछ शांत हो गया। साक्षी, रोहित और अनुजा विक्रम को लगा कि अब वे सुरक्षित हैं, लेकिन यह उनकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। जैसे ही उन्होंने राहत की सांस ली, कमरे की दीवारें हिलने लगी और हवाओं की आवाज़ पहले से और ज़्यादा भयानक हो गई। यह आत्माएं वापस आ रही हैं, अनुजा ने डर के मारे कहा, और इस बार वे और भी ज़्यादा शक्तिशाली हैं। कमरे की ठंडी हवा अब एकदम से गर्म होने लगी, मानो कोई आग की लपटें चारों ओर फैल रही हों। दीवारों पर खून के निशान उभर आए और अचानक उन पर भयानक आत्माओं ने कब्जा कर लिया। यह वही आत्माएं थीं जिनका उन्होंने सामना किया था, लेकिन अब वे गुस्से में थी। आत्माओं के हमले से विक्रम का चेहरा नीला पड़ गया और वह ज़मीन पर गिर पड़ा। रोहित ने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन विक्रम की हालत बुरी हो चुकी थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी सफ़ेदी छा चुकी थी और उसकी सांसें टूटने लगी थी। साक्षी, अनुजा ने उसकी मदद करने की कोशिश की, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। तभी अचानक रोहित को कुछ समझ में आया। उसने बेदी पर लिखा एक और संकेत देखा। यह संकेत शायद आत्माओं को अस्थायी रूप से शांत करने का तरीका था, लेकिन यह बहुत खतरनाक था। हमें कुछ करना होगा, साक्षी ने कहा। यदि हम इस मंत्र को पूरा नहीं कर पाए तो हम सब मारे जाएंगे। अनुजा ने उसकी बात को सुनी और तुरंत उस प्राचीन भाषा को समझने की कोशिश की, लेकिन इस बार यह मंत्र इतना सरल नहीं था। इसे पूरा करने के लिए उन्हें अपने जीवन को खतरे में डालना होगा। यहाँ लिखा है कि आत्माओं को शांत करने के लिए एक इंसान को बलिदान देना होगा, अनुजा ने भारी दिल से कहा। रोहित और साक्षी एक पल के लिए चुप हो गए। क्या किसी एक को बलिदान देना होगा? यह सोचते ही उन सब की सांसें अटक गई। वे किसी भी हाल में इस बलिदान को नहीं देना चाहते थे, लेकिन उनके पास कोई और विकल्प नहीं था। मैं खुद को बलिदान देने के लिए तैयार हूँ, अनुजा ने धीरे से कहा, लेकिन साक्षी ने उसे रोका। नहीं, यह सही नहीं है, हमें और कोई तरीका ढूंढना होगा। उन्हें समझ में आ गया था कि बलिदान के बिना आत्माएं शांत नहीं होंगी। जैसे ही रोहित बेदी के पास गया, आत्माएं और ज़्यादा आक्रामक हो गई। कमरा हिलने लगा, दीवारें टूटने लगी और अचानक एक गहरी आवाज़ आई, तुम लोग यहाँ से कभी नहीं जा पाओगे। वह आत्मा जिसने विक्रम को जकड़ा था फिर से दिखाई दी। उसने अपने हाथ से एक खंजर निकाला और रोहित की ओर बढ़ने लगी। जैसे ही रोहित बलिदान के लिए आगे बढ़ा, कमरे में अचानक सब कुछ ठहर सा गया। चारों तरफ फैले हिंसा, आत्माओं की चीखें और दीवारों की टूट फूट एक पल के लिए रुक गई। रोहित ने बेदी पर हाथ रखा ही था कि अचानक एक जोरदार हवा का झोंका आया और कमरे में अजीब सी चमकदार रोशनी फैल गई। यह रोशनी कहीं से एक अदृश्य ताकत का संकेत दे रही थी, मानो किसी ने सब कुछ रोक दिया हो। यह क्या हो रहा है? साक्षी ने कांपते हुए कहा। यहाँ कुछ और है जो हमने अब तक नहीं देखा, अनुजा ने कहा। उस रोशनी के बीच एक धुंधली आकृति दिखाई दी। यह आकृति एक बूढ़े व्यक्ति की थी जो पारंपरिक सफ़ेदी धोती पहने हुए था। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। तुम सब यहाँ जो कर रहे हो वह सही नहीं है, उसने गंभीर आवाज़ में कहा। इस घर की आत्माएं सिर्फ तुम्हारे बलिदान से शांत नहीं होंगी। यह बंगला उन पुरानी रूहों का कैद खाना है जिन्हें वर्षों से बंद कर दिया गया है। कौन हो तुम? रोहित ने हिम्मत करके पूछा। मैं इस घर का रखवाला हूँ, पर मेरे रहते भी यह सब नहीं रुका। अब तुम लोगों को कुछ और करना होगा, वरना यह आत्माएं तुम सबको खत्म कर देंगी। उस बूढ़े व्यक्ति ने उन्हें बताया कि यह बंगला कभी एक तांत्रिक का आश्रय स्थल था। तांत्रिक ने अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए कई निर्दोष लोगों की बलि दी थी और उसकी आत्माओं को इस घर में बंद कर दिया था।
वह आत्माएं अब भी तांत्रिक की वापसी का इंतजार कर रही थी और इस वजह से वह किसी भी आने वाले को मार डालती थी। लेकिन अगर यह आत्माएं इतनी शक्तिशाली हैं तो हमें उन्हें कैसे शांत कर सकते हैं? अनुजा ने पूछा। तुम्हें वह करना होगा जो तांत्रिक ने किया था, उन्हें मुक्त करना होगा, बलिदान नहीं बल्कि मुक्ति का मंत्र। रोहित, साक्षी और अनुजा ने उस बूढ़े व्यक्ति की बात मानी, लेकिन यह इतना आसान नहीं था। कमरे में फिर से हलचल होने लगी। आत्माएं और भी क्रोधित हो चुकी थी। हवा में गर्मी बढ़ गई, खिड़कियां जोर जोर से हिलने लगी और दीवारों पर लगे खून के निशान और भी गहरे हो गए। हमें जल्दी करना होगा, रोहित ने कहा। यह आत्माएं अब और बर्दाश्त नहीं करेंगी। उस बूढ़े व्यक्ति ने उन्हें एक पुरानी किताब दी जिसमें मुक्ति का मंत्र लिखा था। उन्होंने किताब के पन्ने पलटे और आखिरकार मंत्र मिल गया। लेकिन इस मंत्र को पूरा करने के लिए एक विशेष समय चाहिए था। आधी रात। अब उनके पास सिर्फ कुछ ही घंटे थे और आत्माएं तेजी से उनके पास आ रही थी। हमें आधी रात तक जिंदा रहना होगा, साक्षी ने कहा, वरना सब कुछ खत्म हो जाएगा। जैसे ही वह मंत्र का उच्चारण करने लगी, मंत्र को पढ़ने लगे, आत्माएं पूरे कमरे में फैल गई। उसकी चीखें इतनी तेज थी कि वह मंत्र पढ़ने में भी मुश्किल महसूस करने लगे। साक्षी का ध्यान भटकने लगा, लेकिन अनुजा ने उसकी मदद की। हम कर सकते हैं, अनुजा ने कहा, हमें बस शांत रहना होगा। वक्त तेजी से बीत रहा था और आत्माएं उन पर हमला करने के लिए और भी पास आ गई थी। आधी रात का समय हो चुका था और मंत्र का अंतिम शब्द बचा था। जैसे ही रोहित ने वह शब्द बोला, एक जोरदार धमाका हुआ और आत्माएं अचानक से गायब हो गई। कमरा फिर से शांत हो गया और चारों दोस्तों ने राहत की सांस ली। बूढ़े व्यक्ति की आकृति धीरे धीरे गायब होने लगी। उसने कहा, तुमने सही किया। अब इस घर की आत्माएं मुक्त हो चुकी हैं, लेकिन ध्यान रखना, यह घर अब भी खतरनाक है। यह सुनते ही रोहित, साक्षी, अनुजा और बाकी सब तुरंत घर से बाहर निकलने लगे। बंगले के दरवाजे अचानक खुल गए और बाहर का रास्ता साफ नज़र आ रहा था। तेज़ बारिश हो रही थी, लेकिन अब उन्हें कोई परवाह नहीं थी। वे भागते हुए बंगले के दूर निकल गए, लेकिन उनके दिल में अब भी डर था। रोहित, साक्षी, अनुजा और बाकी दोस्तों ने बंगले से बाहर आकर गहरी सांस ली। बारिश की बूंदें उनके चेहरों पर पड़ रही थी और हल्की ठंड ने उनके शरीर को झकझोर दिया था। बाहर की ताज़ा हवा ने उन्हें थोड़ी राहत दी थी, लेकिन सभी के चेहरों पर तनाव और डर अभी भी साफ झलक रहा था। हमने यह कर दिखाया, रोहित ने राहत भरी आवाज़ में कहा। अब यह सब खत्म हो गया है। लेकिन साक्षी कुछ अजीब महसूस कर रही थी। उसे लग रहा था कि कोई अनजानी नज़रें अब भी उसे देख रही हैं। उसने आसपास देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। क्या हुआ साक्षी? अनुजा ने पूछा। तुम कुछ परेशान लग रही हो। मुझे नहीं पता, साक्षी ने घबराई हुई आवाज़ में कहा, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि हम अभी भी किसी खतरे में हैं। अगले दिन जब वे सभी अपने अपने घरों को लौटे तो रोहित और अनुजा ने अपने जीवन को सामान्य तरीके से जीने की कोशिश की, लेकिन कुछ अजीब घटनाएं होने लगी। रात के समय उनके घरों में अचानक से ठंड बढ़ने लगती और दीवारों पर छाइयाँ घूमने लगती। साक्षी को हर रात एक ही सपना आने लगा। वह उसी भूतिया बंगले में वापस जाती और आत्माओं की चीखें सुनती। विक्रम ने इन सब को नज़रअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन जब उसे अपने घर के दरवाजे के पास लाल रंग की अजीब सी लकीरें दिखाई देने लगी तो उसने डर के मारे सबको फ़ोन किया। यह सब अभी ख़त्म नहीं हुआ है, विक्रम ने घबराई हुई आवाज़ में कहा। वे आत्माएं जो अब भी हमारे पीछे हैं। चारों दोस्तों ने फैसला किया कि उन्हें फिर से उस बंगले के पास जाकर पता लगाना होगा कि आखिर क्या हो रहा है। वे सभी फिर से एक कार में बैठकर उस बंगले की तरफ बढ़े। बारिश हो रही थी और दिन के उजाले में भी
बंगले के पास जाने से पहले ही सबके दिलों में डर बैठ सा गया। जब वे वहां पहुंचे तो उन्हें पता चला कि बंगला पूरी तरह से बंद है और उसके दरवाजे के पास एक नई तख्त लगी हुई है, खतरे से बाहर न जाएं। क्या हो रहा है? अनुजा ने घबराई हुई आवाज़ में कहा। ये तो पहले यहाँ नहीं था, हमें अंदर जाना होगा। रोहित ने कहा, ये सब अभी खत्म नहीं हुआ, शायद हमें कुछ और करना बाकी है। चारों दोस्त बंगले के अंदर घुसे और उन्हें फिर से वही अजीब सी ठंडक और आत्माओं की चीखें सुनाई देने लगी। लेकिन इस बार वह सिर्फ चीखें नहीं थी, ये आत्माएं उनसे कुछ कहना चाह रही थी। अचानक दीवारों पर लिखावट उभरने लगी जिसमें कुछ अजीब संकेत थे। ये संकेत हमें क्या बताना चाह रहे थे? साक्षी ने घबराई हुई आवाज़ में कहा। अनुजा ने ध्यान से दीवार की लिखावट को देखा और कहा, यह तांत्रिक की भाषा है। इसका मतलब है कि आत्माओं को पूरी तरह से मुक्त करने के लिए हमें एक और बलिदान देना होगा। यह सुनकर सबके चेहरों का रंग उड़ गया। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि वे अब क्या करें। क्या वे फिर से किसी बलिदान की तैयारी करें या इस जगह से हमेशा के लिए भाग जाएं? अचानक रोहित ने कहा, हमें इस बंगले को पूरी तरह से ख़त्म करना होगा, तभी यह सब रुक सकता है। लेकिन हम ऐसा कैसे करेंगे? सुनील ने पूछा। यह जगह अभिशप्त है, हमें इसे जलाना होगा। रोहित ने कहा, यह बंगला ही इन आत्माओं का कैद खाना है, इसे ख़त्म करते ही हम इन्हें मुक्त कर पाएंगे। चारों ने मिलकर उस भूतिया बंगले को आग लगा दी। चारों तरफ आग की लपटें उठने लगी और आत्माओं की चीखें और तेज हो गई। लेकिन आग के साथ साथ वह चीखें धीरे धीरे ख़त्म होने लगी। आग बुझने के बाद बंगला पूरी तरह से राख में बदल चुका था। बंगले को जलाने के बाद चारों दोस्त पूरी तरह थक चुके थे। रोहित, साक्षी, अनुजा और सुनील ने एक दूसरे की ओर देखा और हल्की सी राहत की सांस ली। लेकिन तभी हवा में एक अजीब सा सन्नाटा फैल गया। उस पल ऐसा लगा मानो सब कुछ ठहर सा गया हो। यहाँ से निकलना चाहिए। साक्षी ने चुप्पी तोड़ी। उसके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। रात हो चुकी थी, आसमान में बादल गहरे काले हो गए थे और हल्की हल्की बारिश फिर से शुरू हो गई थी। हवा के झोंके भी अब तेज हो गए थे, मानो कुछ अप्राकृतिक हो रहा हो। वे सभी अपने वाहन की ओर बढ़े। गाड़ी के शीशों पर बारिश की बूंदें लगातार पड़ रही थी और सड़क पर धुंधलापन छाया हुआ था। गाड़ी में बैठने के बाद रोहित ने इंजन स्टार्ट किया और गाड़ी धीरे धीरे बंगले की ओर से दूर जाने लगी। लेकिन जैसे ही उन्होंने बंगले से कुछ ही दूरी तय की होगी, साक्षी को अचानक से अपने पीछे किसी की मौजूदगी महसूस हुई। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। तुम सबको कुछ अजीब महसूस हो रहा है? साक्षी ने बाकी दोस्तों से पूछा। मुझे भी ऐसा लग रहा है कि हम अब भी इस जगह से मुक्त नहीं हुए हैं, अनुजा ने घबराई हुई आवाज़ में कहा। गाड़ी की हेडलाइट्स से सड़क पर सिर्फ धुंध दिखाई दे रही थी। अचानक गाड़ी के सामने एक सफ़ेद साड़ी पहनी हुई महिला आ गई। वह औरत बिना किसी हिल-डुल के सड़क के बीचों बीच खड़ी थी। रोहित ने ब्रेक लगाई और गाड़ी रुक गई। यह कौन हो सकती है? सुनील ने घबराते हुए कहा। रोहित ने गाड़ी के अंदर से ही देखा, लेकिन वह औरत गाड़ी की तरफ बढ़ने लगी। उसका चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसके लंबे काले बाल हवा में उड़ रहे थे और उसकी सफ़ेद साड़ी गीली हो चुकी थी। साक्षी ने घबरा कर कहा, हमें यहाँ से तुरंत निकलना होगा। रोहित ने गाड़ी को रिवर्स में डालने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी ने काम करना बंद कर दिया। गाड़ी के शीशों पर अचानक से खून के धब्बे दिखने लगे। सभी दोस्त दहशत में आ गए और गाड़ी के दरवाजे खोलने की कोशिश करने लगे, लेकिन दरवाज़ा लॉक हो चुके थे। वह औरत धीरे धीरे गाड़ी के पास आ गई और उसने गाड़ी की खिड़की पर हाथ रखा। उसके हाथ ठंडे और नीले थे, मानो वह मरे हुए हों। अचानक उसने ज़ोर से गाड़ी के शीशे पर चोट की और गाड़ी का शीशा टूट गया। साक्षी ने चीखते हुए कहा, हमें यहाँ से बाहर निकलना होगा। सभी दोस्त गाड़ी से बाहर
निकलने के लिए मशक्क़त कर रहे थे, लेकिन दरवाजे नहीं खुले। उसी समय सफ़ेद साड़ी वाली औरत ने अपनी उंगलियों से रोहित का गला दबोच लिया। यह सब खत्म नहीं हुआ है, औरत ने कर्कश आवाज़ में कहा। रोहित का गला दबने लगा, उसकी सांसें थम रही थी। उसी समय अनुजा को अचानक याद आया कि उसने गांव के एक पुराने आदमी से सुना था कि सफ़ेद साड़ी वाली औरत शमशान घाट के पास मारी गई थी। उसकी आत्मा आज भी भटक रही है और वह उन लोगों को अपना शिकार बनाती है जो बंगले के पास आते हैं। अनुजा ने जल्दी से अपनी जेब से एक छोटी सी चाबी निकाली जो उसे उस आदमी ने दी थी। उस चाबी के बारे में बताया गया था कि वह आत्मा को काबू कर सकती है। अनुजा ने अपने दोस्तों से कहा, हमें इस चाबी को इस्तेमाल करना होगा, इससे शायद हम बच सकते हैं। साक्षी ने घबराते हुए कहा, कैसे इस्तेमाल करेंगे? अनुजा ने कहा, हमें इस चाबी को उस औरत के पास ले जाना होगा और उसका सामना करना होगा। अगर यह सही समय पर किया गया तो शायद हम सब बच जाएंगे। सफ़ेद साड़ी वाली औरत अब पूरी तरह से गाड़ी में घुसने लगी थी। उसके ठंडे नीले हाथ रोहित की गर्दन पर कस रहे थे और उसकी आंखों में अजीब सा जादुई अंधेरा था। अनुजा ने हिम्मत जुटाई और चाबी को अपने हाथ में कसकर पकड़ लिया। उसने गाड़ी का दरवाज़ा खोला और बाहर निकलने की कोशिश की। अनुजा जैसे ही बाहर निकली, औरत की नज़रें उस पर पड़ी। उसने अनुजा की ओर बढ़ना शुरू किया, लेकिन अनुजा ने बिना देर किए उस चाबी को औरत की ओर फेंका। चाबी जैसे ही औरत के शरीर से टकराई, एक तेज चीख गूंज उठी। औरत अचानक ज़मीन पर गिर पड़ी और उसके शरीर से धुएं उठने लगा। उसकी आंखों में दर्द और गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन अनुजा ने हार नहीं मानी। उसने फिर से चाबी को अपने हाथ से उठाया और औरत की ओर बढ़ी। साक्षी, विक्रम और रोहित भी अब गाड़ी से बाहर आ चुके थे। वह सभी अनुजा के पास आकर खड़े हो गए। अनुजा ने चाबी को औरत की ओर घुमाया और उसकी शक्ति धीरे धीरे कम होने लगी। औरत की चीखें और तेज हो गई और उसका शरीर अब पूरी तरह से धुएं में तब्दील हो चुका था। आखिरकार औरत की आत्मा पूरी तरह से गायब हो गई। चारों दोस्त थक चुके थे, लेकिन वह जानते थे कि अब वे सुरक्षित हैं। बारिश भी अब धीरे धीरे रुकने लगी थी और आसमान साफ हो रहा था। सुनील ने थक कर कहा, अब हमें यहाँ से जल्दी निकलना चाहिए, यह जगह अब हमारे लिए नहीं है। रोहित ने गाड़ी की चाबी उठाई और सभी वापस गाड़ी में बैठ गए। उन्होंने बंगले की ओर आखिरी बार देखा, जहाँ अब सब शांत लग रहा था। गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी और वे गांव की ओर बढ़ चले। लेकिन जैसे ही वे गांव के पास पहुँचे, अचानक गाड़ी के रेडियो से फिर से वही कर्कश आवाज़ आने लगी, यह सब खत्म नहीं हुआ है। गाड़ी में बैठे सभी दोस्त पूरी तरह से डर चुके थे। रेडियो से आती कर्कश आवाज़ ने उनकी उम्मीदों को फिर से झकझोर दिया। अनुजा ने सबसे पहले चुप्पी तोड़ी। शायद यह सिर्फ एक भ्रम था। हम सब इस जगह से बहुत दूर जा चुके हैं। लेकिन साक्षी, जिसने अपनी सारी हिम्मत खो दी थी, वह बोली, नहीं, यह सब सच नहीं हो सकता। हमें जल्दी से गांव के पुजारी से मिलना चाहिए, वह ही हमें इस मुसीबत से निकाल सकते हैं। सुनील ने गाड़ी को तेज़ चलाने की कोशिश की, लेकिन अचानक गाड़ी की लाइट्स बंद हो गई और इंजन बंद हो गया। सब अंधेरे में घिर गए। रात का समय था और हल्की हल्की बारिश फिर से शुरू हो गई थी। गाड़ी के चारों तरफ घना अंधेरा था। हवा धीरे धीरे चलने लगी और पेड़ों की पत्तियां आवाज़ करने लगी। रोहित, जो अब तक शांत था, बोला, हम अब क्या करेंगे? गाड़ी बंद हो चुकी है और यह जंगल से भरा हुआ इलाका है। तभी गाड़ी के चारों ओर हलचल होने लगी। अनुजा ने खिड़की से बाहर देखा तो उसे ऐसा लगा जैसे कोई अजीब साया पेड़ के पीछे से गुजरा हो। उसने घबराते हुए कहा, हमें यहाँ से निकलना होगा, यह जगह अब और भी खतरनाक हो चुकी है। सुनील ने गाड़ी से उतरने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, तेज़ हवा का एक झोंका आया और दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। साक्षी ने कहा, हमें पैदल गांव जाना होगा,
पुजारी को ढूंढने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। चारों ने हिम्मत जुटाई और गाड़ी से बाहर निकल आए। बारिश अब और तेज़ हो चुकी थी और वे तेज़ी से गांव की ओर चलने लगी। कुछ घंटों की पैदल यात्रा के बाद वे गांव के मंदिर तक पहुंच गए। पुजारी एक बूढ़ा आदमी था जिसकी आंखों में गहरी बुद्धिमानी झलक रही थी। उसने चारों की हालत देखकर कहा, तुम लोग उस भूतिया बंगले से आए हो जहां आत्माएं वास करती हैं। वह औरत की आत्मा इतनी आसानी से ख़त्म नहीं हो सकती। पुजारी ने अपनी थाली से एक ताबीज़ निकाला और कहा, यह ताबीज़ तुम्हारी रक्षा करेगा, लेकिन तुम्हें वापस उस बंगले में जाना होगा और उस आत्मा को पूरी तरह से मुक्त करना होगा। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो वह हमेशा तुम्हारा पीछा करती रहेगी। पुजारी ने एक और रहस्य बताया, वह औरत सिर्फ एक आत्मा नहीं बल्कि एक शापित आत्मा है। उसकी मृत्यु शमशान घाट के पास एक दुर्घटना में हुई थी और उसकी आत्मा तब से उस बंगले में कैद हो गई है। अगर तुम उसकी सच्चाई जानने में सफल हो गए तो वह तुम्हें कभी परेशान नहीं करेगी। चारों दोस्तों ने एक दूसरे की ओर देखा। उनके सामने अब सबसे बड़ा सवाल था, क्या वे वापस उस भूतिया बंगले में जाने की हिम्मत करेंगे?